हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे संकरण के बारे में। यानी आज के वीडियो में हम संकरण से संबंधित प्रश्नों के आंसर देंगे। संकरण का परिभाषा क्या है, संकरण होता क्या है, संकरण से लाभ क्या है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले संकरण की परिभाषा क्या होती है। संकरण की परिभाषा: दो भिन्न आनुवंशिक गुण वाले जनकों के मध्य निषेचन करवाना। दो भिन्न आनुवंशिक गुण वाले जनकों के मध्य निषेचन करवाना। संकरण कहलाता है। दो भिन्न आनुवंशिक गुण वाले जनकों के मध्य निषेचन करवाना संकरण कहलाता है। इसका मतलब क्या है? दो भिन्न आनुवंशिक गुण वाले जनक, क्या मतलब क्या है? यानी ऐसे दो जनक जिनके आनुवंशिक गुण अलग अलग हो। यानी कि आनुवंशिक गुण का मतलब वह गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सके। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकने वाले गुणों को, लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिक गुण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए हम पौधों को लेते हैं, तो जैसे आप सपोज करो कि चावल की एक प्रजाति है बासमती। चावल की एक प्रजाति है बासमती, चावल की एक प्रजाति है रत्ना। ये दोनों चावल की प्रजाति है। विशेषता क्या है दोनों की? बासमती प्रजाति जो है, इसका चावल बहुत सुगंधित होता है, जबकि रत्ना जो है इसका चावल सुगंधित नहीं होता। यानी कि बासमती की क्या विशेषता है? बासमती की विशेषता है कि बासमती का चावल सुगंधित होता है, लेकिन इसका पैदावार कम होता है। जबकि रत्ना चावल जो है, रत्ना जो चावल की प्रजाति है, इसकी विशेषता है कि इसका उत्पादन अधिक होता है, उपज अधिक होता है, लेकिन इसमें सुगंध नहीं होता है। तो ऐसे में अगर बासमती चावल और रत्ना चावल के मध्य निषेचन करवा लिया जाए तो यह प्रक्रिया जो है वो संकरण है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो संकरण कैसे करवाते हैं? देखिए आप, पौधों में जो नर जननांग होता है, नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं। पौधों को, ये आपने पहले प्राइमरी की क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा, पौधों के नर जननांग को पुंकेसर, मादा जननांग को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है? तो पुंकेसर में पुंकेसर का परागकोश वाला जो भाग होता है, यानी अगर आप देखें, ये जो है, यह एक पुंकेसर का चित्र है, और ये वाला भाग है परागकोश कहलाता है। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। यानी कि पौधों में नर युग्मक को परागकण कहा जाता है। स्त्री केसर का चित्र जो हम देखें,
एक स्त्री केसर का चित्र है। स्त्री केसर के ये वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वाला भाग वर्तिका कहलाता है, ये वाला भाग अंडाशय कहलाता है। यानी स्त्री केसर के तीन भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो अगर बासमती और रत्ना चावल के मध्य संकरण करवाना तो क्या करेंगे? किसी एक, इसको या इसको, किसी एक प्रजाति के परागकण को दूसरी प्रजाति के वर्तिकाग्र पर विशेष प्रक्रम के अंतर्गत छिड़क दिया जाता है। यह क्रिया कहलाता है निषेचन करवाना, यानी संकरण करवाना। किसी एक पौधे के परागकण को उसी जाति के दूसरे पौधे के पराग वर्तिकाग्र पर छिड़क देना, ये संकरण कहलाता है, यानी कि निषेचन करवाना कहलाता है। तो देखिए, अब हमने आपको बताया कि रत्ना बासमती है। अब ऐसी चावल की प्रजाति का विकास करना है जो कि पैदावार भी अधिक दे और उसका चावल सुगंधित भी हो। तो ऐसे में क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी एक के परागकण को दूसरे के वर्तिकाग्र पर विशेष प्रक्रम के अंतर्गत छिड़क दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया हम कहलाएगा संकरण। अब देखिए, अब इससे जो नए पौधे जो प्राप्त होंगे, यानी संकरण के फलस्वरूप जो नए पौधे बनते हैं, नए संततियां जो प्राप्त होती हैं, उनमें इन दोनों जनकों का गुण विद्यमान हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक संकरण करवा दिया तो दोनों जनकों का गुण उनकी संततियों में आया, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे संकरण करवाने पर या पहले ही संकरण में ऐसा संभव है कि दोनों गुण उनके जनकों में आ जाए, यानी कि ऐसा पौधा प्राप्त हो जाए चावल का जो पैदावार भी दे और सुगंधित भी हो, ऐसा संभव है। तो दो भिन्न आनुवंशिक गुणों वाले जनकों के मध्य निषेचन करवाने का मतलब ये हो गया कि कोई एक प्रजाति है, उसके परागकण को दूसरे प्रजाति के वर्तिकाग्र पर विशेष प्रक्रम के अंतर्गत छिड़क दिया जाए, तो यह प्रक्रिया कहलाएगा निषेचन करवाना, ये संकरण करवाना। संकरण के फलस्वरूप जो ऐसे संततियां जो प्राप्त होती हैं जिनमें दोनों जनकों का गुण विद्यमान होता है, उनको जो है संकर कहते हैं। संकर किसे कहते हैं? संकरण द्वारा प्राप्त संततियां जिनमें दोनों जनकों का गुण विद्यमान होता है, ऐसे संततियों को संकर संतति कहते हैं। संकर संततियां गुणों में अपने जनकों से श्रेष्ठ होती हैं। उनकी इस श्रेष्ठता को संकर ओज कहते हैं। संकर ओज किसे कहेंगे? संकर संततियां गुणों में अपने जनकों से श्रेष्ठ होती हैं, उनकी इस श्रेष्ठता को संकर ओज कहा जाता है। ये तो हो गया भाई संकरण की परिभाषा। संकरण जो है ये जंतुओं के मध्य भी कराया जाता है, ज्यादातर पौधों के मध्य कराया जाता है। संकरण जो है ये पादप प्रजनन की एक प्राचीन विधि है। अब देखिए, यहां पर संकरण से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी देखिए, सजीवों में जितने भी लक्षण होते हैं, सारे लक्षणों का नियंत्रण जीनों द्वारा होता है। यानी जितने भी लक्षण हैं, सारे लक्षणों का नियंत्रण एक जोड़ी जीन के द्वारा होता है।
तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जोड़ी को युग्म विकल्पी कहते हैं या एलील कहते हैं। किसी जीव के लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जोड़े को युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। अगला है समयुग्मजीव व विषमयुग्मजीव। समयुग्मजीव तथा विषमयुग्मजीव। समयुग्मजीव तथा विषमयुग्मजीव क्या होता है? यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन समान हो तो उसे कहते हैं समयुग्मजीव। यदि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन समान हो तो इनको समयुग्मजीव कहते हैं। जैसे लंबेपन को नियंत्रित करने वाला जीन जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखिए ये दोनों लंबेपन को नियंत्रित करता है। एक तो बौना लक्षण को नियंत्रित कर रहा है और एक जो है लंबा लक्षण को नियंत्रित कर रहा है। अब ये दोनों जीन देखिए आपस में समान, ये दोनों आपस में समान है, ये दोनों आपस में समान है, इसलिए क्या हो गए समयुग्मजीव। यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन यदि समान है तो इन्हें समयुग्मजीव कहते हैं। और अगर किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन असमान है तो उसे विषमयुग्मजीव कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो है विषमयुग्मजीव कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो यौवन पीढ़ी के संततियों में प्रकट हो जाए उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। वह जनकों का वह लक्षण जो यौवन पीढ़ी के संततियों में प्रकट हो जाए उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। और वह लक्षण जो यौवन पीढ़ी के संततियों में प्रभावी यानी प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग में अपने मटर के लंबे पौधे का संकरण समयुग्मजीव लंबे पौधे का संकरण समयुग्मजीव बौने पौधे से कराया था। ये समयुग्मजीव लंबा है, ये समयुग्मजीव बौना है। समयुग्मजीव लंबे पौधे का संकरण समयुग्मजीव बौने पौधे से कराया। तो अब देखें कैपिटल टी योग या स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए ये यौवन पीढ़ी है। मेंडल ने शुद्ध लंबे समयुग्मजीव लंबे पौधे का संकरण समयुग्मजीव बौने पौधे से कराया तो यौवन पीढ़ी में सभी विषमयुग्मजीव लंबे पौधे प्राप्त हुए। ये सभी क्या है? विषमयुग्मजीव लंबे। अब देखिए यहां पर जनक दो थे, एक तो जनक लंबा था और दूसरा जनक बौना था, लेकिन पहली पीढ़ी के संततियों में सारे लंबे पौधे प्रकट हुए।
यानी कि पहली पीढ़ी में पौधे का लंबापन लक्षण प्रभावी हुआ और बौनापन लक्षण अप्रभावी हो गया, क्योंकि पहली पीढ़ी में सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, बौने पौधे एक भी नहीं प्राप्त हुए। अर्थात यहाँ पर पौधे का जनक का लंबापन लक्षण जो है प्रभावी है और बौनापन लक्षण जो है वो अप्रभावी है। तो ये हो गया प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। अगला है जीन प्ररूप। जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप, ये क्या होता है? यानी किसी जीव की जीनी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं, यानी यह बाहर से दिखाई नहीं देता है। यानी किसी जीव का वह लक्षण जो बाहर से दिखाई नहीं देता है उसकी जीनी संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। और लक्षण प्रारूप किसे कहेंगे? यानी वह लक्षण जो बाहर से दिखाई देता हो उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे अभी क्रॉस में हमने आपको दिखाया था कि पहली पीढ़ी में सभी विषम युग्मजीव लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। अब इसमें देखिए बाहर से देखने पर तो ये सारे पौधे लंबे थे, लेकिन उनका लक्षण प्रारूप क्या हो गया? लंबा। लेकिन इसमें बौनापन का भी जीन छुपा हुआ है स्मॉल टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाहर से दिखा, अंदर से कोई बात, बाहर से देखने में लंबा है तो लक्षण प्रारूप हो गया उसका लंबा, तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट है जीन कोष। जीन कोष किसे कहते हैं? पहले देखिए जीन क्या है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में बिंदु के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिसको जीन कहते हैं। कुल मिलाकर के जीन जो है वो डीएनए के खंड होते हैं। क्या? जीन डीएनए के खंड होते हैं। अब जीन कोष देखिए, जैसे हमने आपको कोई भी लक्षण सभी लक्षणों का नियंत्रण जीन के द्वारा होता है, तो यही जीन है जो किसी जीव के लक्षणों का निर्धारण करते हैं। अब ये लक्षण जो है, कुछ लक्षण तो ये ऐसे होते हैं जो कि आनुवांशिक होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। जैसे अब कौन से ऐसे लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं? देखिए, वह लक्षण जिनका प्रभाव जनन कोशिकाओं पर होता है। वह लक्षण जिसका प्रभाव जनन कोशिकाओं पर होता है, ऐसे लक्षण वंशागत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। जनन कोशिका क्या है? जिससे हमारे शरीर में दो विशेष प्रकार की कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को कहते हैं जनन कोशिका, दूसरे को कहते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका तो देखिए, पुरुषों के पुरुषों के वृषण और स्त्रियों के अंडाशय में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो जनन कोशिका कहलाती हैं।
पुरुषों के वृषण यानी टेस्टिस और स्त्रियों के ओवरी में पाई जाने वाली सेल्स जो है वो जनन कोशिका या जर्म सेल कहलाती है, जबकि शरीर की बाकी कोशिकाएं जो होती हैं वो कायिक कोशिका कहलाती है। तो जिन लक्षणों का प्रभाव कायिक कोशिकाओं पर होता है वह लक्षण वंशागत नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे कोई आदमी गोरा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उनका बच्चा भी गोरा हो। कोई आदमी पहलवान है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका भी बच्चा पहलवान होगा, क्योंकि वह लक्षण जो है वो उसकी कायिक कोशिकाओं का लक्षण है, जनन कोशिकाओं का नहीं। जब कोई लक्षण जनन कोशिका पर अपना प्रभाव डाल देता है तो वह लक्षण वंशागत हो जाते हैं। तो जीन कोश किसे कहते हैं भाई? देखिए, आपस में संकरण करने योग्य, आपस में जनन करने योग्य, आपस में जनन करने योग्य जातियों में पाए जाने वाले जीनों तथा युग्म विकल्पियों को आपस में जनन करने योग्य जीवों में पाए जाने वाले जीनों तथा युग्म विकल्पियों को जीन कोश कहा जाता है। जीन कोश 3 प्रकार का होता है। जीन कोश के प्रकार, जीन कोश 3 प्रकार का। नंबर 1 प्राथमिक जीन कोश। प्राथमिक जीन कोश, तो प्राथमिक जीन कोश किसे कहेंगे भाई? देखिए, यानी प्राथमिक जीन कोश के अंतर्गत वे यानी उन जीवों का समूह आता है जो आपस में आसानी के साथ संकरण कर सकते हो। प्राथमिक जीन कोश के अंतर्गत उन जीवों का या किसी जीव जातियों का वह समूह आता है जिन समूह के जीव आपस में आसानी से जनन कर सकें और उनके संतति फर्टाइल होते हैं, यानी कि उर्वर होते हैं। उर्वर माने क्या होता है? जनन करने योग्य, जनन करने योग्य। तो प्राथमिक जीन कोश किसे कहेंगे? प्राथमिक जीन कोश के अंतर्गत किसी जातियों का वह समूह होता है जो आपस में आसानी के साथ जनन कर सकते हैं और वो उनकी संततियां उर्वर होती हैं, जनन करने योग्य होती हैं। दूसरा है द्वितीयक जीन कोश। द्वितीयक जीन कोश, द्वितीयक जीन कोश क्या है? द्वितीयक जीन कोश के अंतर्गत वे जीव आते हैं, उन जीवों का समूह आता है जिनका प्राथमिक जीन कोश वाले जीवों के साथ संकरण कठिनाई से होता है। संकरण तो हो सकता है लेकिन संकरण कठिनाई से होता है। ऐसे जीन कोश वाले जीवों की जो संततियां होती हैं वो बंध्य होती हैं या आंशिक उर्वर होती है। बंध्य का मतलब जो जनन करने योग्य ना हो उसे बंध्य कहा जाता है। तो द्वितीयक जीन कोश किसे कहते हैं? द्वितीयक जीन कोश के अंतर्गत वे जातियां आती हैं जिनका प्राथमिक जीन कोश वाले जीवों के मध्य संकरण आसानी से नहीं होता है, यानी कठिनाई से होता है, और उनसे जो संततियां प्राप्त होती हैं वो या तो आंशिक रूप से जनन करने योग्य होती हैं अथवा वो बंध्य होती हैं, जनन करने योग्य नहीं होती। तीसरा है तृतीयक जीन कोश। तृतीयक जीन कोश, तो देखिए तृतीयक जीन कोश किसे कहेंगे भाई? तृतीयक जीन कोश यानी जातियों का वह समूह जिनका प्राथमिक जीन कोश के साथ संकरण नहीं हो सकता है,
यानी तृतीयक जीन कोष किसे कहेंगे? तृतीयक जीन कोष के अंतर्गत वे जीवों का समूह आता है जिनका प्राथमिक जीन कोष के संततियों प्राथमिक जीन कोष के जीवों के मध्य संकरण बिल्कुल नहीं होता है और इनके संततियां पूर्ण रूप से बंध्य होती हैं। इसे कहते हैं तृतीयक जीन कोष। तो जीन कोष किसे कहेंगे? आपस में जनन करने योग्य जीवों में पाए जाने वाले जीनों तथा उनके विकल्पियों को जीन कोष कहते हैं। जीन कोष 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक जीन कोष, द्वितीयक जीन कोष और तृतीयक जीन कोष। तो आज हमने आपको संकरण के बारे में बताया। इससे आगे का वीडियो हम अगले वीडियो इससे आगे का जो आपका पाठ्यक्रम है उसको हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।